जय श्री राम दोस्तों, मैं मनोज बेनीवाल। आप सभी का स्वागत है अपने भागीरथ एकेडमी झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये दोस्तों मेरी पहली क्लास रहेगी आज और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आइए दोस्तों, वक्त जाया न करते हुए हमारा पहला टॉपिक लेके चलते हैं। भूगोल की शुरुआत करेंगे हम ग्लोब के साथ। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? ग्लोब रहेगा दोस्तों। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ग्लोब की जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्लोब आपने का सबका देखा हुआ है। कहीं भी आप ऑफिस में जाते हैं, किसी भी कार्यालय में जाते हैं, ग्लोब साइड में रखा हुआ होता है, एक साइड में झुका हुआ होता है थोड़ा सा। तो आपने देखा होगा कई बार। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लोब की। अगर दोस्तों बात की जाए ग्लोब का सर्वप्रथम जो निर्माण किया गया था, ग्लोब का सर्वप्रथम निर्माण करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, जिसे हम ग्लोब निर्माता के नाम से जानते हैं, वो था दोस्तों आपका मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम नामक व्यक्ति के द्वारा ग्लोब बनाया गया था सर्वप्रथम। तो ग्लोब का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को कहा जाता है। आइए दोस्तों, आगे की हम जानकारी लेते हैं कि ग्लोब जो है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ। ये इसका अक्ष है दोस्तों। ग्लोब अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? तो दोस्तों देखेंगे आप, जब कभी भी ग्लोब देखेंगे तो इस प्रकार का नजर आएगा आपको, अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो ग्लोब अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, अगर ये समकोण होता तो समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। लेकिन ये झुका हुआ है कितना? 23.5 डिग्री। अगर यहां होती, इसकी ये कंडीशन होती, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे समकोण पे होता है। लेकिन 90 का नहीं है, इतना झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। तो 100 में से कितना लेस करना है? 90 में से कितना लेस करना है? 23.5। तो वो आ जाएगा अपने पास कोण। तो ग्लोब अपने अक्ष पर कोण कितने डिग्री का बनाता है दोस्तों? 66.5 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है। झुका हुआ कितना है? झुका हुआ कितना है? 23.5 डिग्री। कोण कितने डिग्री का बनता है? 66.5 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं मानी गई। ग्लोब पर कितने प्रकार की काल्पनिक रेखाएं? दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं मानी गई। काल्पनिक का मतलब जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, ना छू सकते, ना देख सकते, ना महसूस कर सकते। कितने प्रकार की काल्पनिक रेखाएं दोस्तों? दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास होती है अक्षांश। कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं। और दूसरी हमारे पास दोस्तों होती है देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर। तो अक्षांश व देशांतर की अगर बात करें दोस्तों, तो ये दो प्रकार की होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि अक्षांश रेखाएं हमारे किस काम आती है। तो अक्षांश रेखा क्यों मानी गई है? अक्षांश रेखाओं के आधार पर किसी भी स्थान की स्थिति एवं जलवायु ज्ञात की जा सकती है। किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाया जा सकता है और उस क्षेत्र की जलवायु का पता लगाया जा सकता है। किनके आधार पे? अक्षांशों के आधार पर। आगे देखते हैं दोस्तों देशांतर। तो देशांतर रेखाएं हमारे किस काम आती है? तो देशांतर रेखाओं के आधार पर समय व दिनांक निर्धारित किया जाता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर क्या निर्धारित होता है? समय व दिनांक निर्धारित होता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। अक्षांशों की बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अक्षांश देखने चाह रहे हैं कि ग्लोब पर जो अक्षांश जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती है, कहां से कहां होती है। तो सबसे पहले तो हमें दिशा डिसाइड करनी है। ये हमारी कौन सी दिशा है ग्लोब की? पश्चिम दिशा है दोस्तों। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। ये वाली पूर्व, ये वाली उत्तर, ये वाली दक्षिण।
तो अब हम कौन सी रेखाओं की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं? अक्षांश रेखाओं की। तो देखिए दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर मानी जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। वे काल्पनिक रेखाएं जिन्हें ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। अब ये जो रेखा है ग्लोब के बीचों बीच मानी गई है। कहां पे मानी गई है? ग्लोब के बीचों बीच मानी गई है। इसे हम नाम देंगे 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश है दोस्तों? ये 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसे। अब 0 डिग्री अक्षांश का कार्य क्या है? ये अपने ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। ग्लोब को कितने भागों में डिवाइड कर रही है? दो भागों में डिवाइड कर रही है। ये वाला है दोस्तों, इसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला जाएगा? उत्तरी गोलार्ध बोला जाएगा इसे। जो उत्तर में है उसे उत्तरी गोलार्ध, और जो अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में है उसे क्या बोला जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध बोला जाएगा। तो वह काल्पनिक रेखा जिसने ग्लोब को दो गोलार्धों में डिवाइड किया है वह कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत यहां पर है दोस्तों, हमारा भारत यहां पे है। तो हम कौन से गोलार्ध में निवास करते हैं? हम उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है? भू यानी पृथ्वी, मध्य यानी बीच से, पृथ्वी के बीचों बीच मानी गई है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? भूमध्य रेखा रखा गया। एक और नाम है इसका, विषुवत रेखा। अगला नाम क्या है दोस्तों? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? देखिए, ग्लोब के चारों तरफ मानी गई है। पृथ्वी बीच वाले हिस्से से क्या चौड़ी है, और ध्रुवों की तरफ धीरे धीरे जाएंगे तो ये चपटी होती जाती है, और ये सेंटर के अंदर मानी गई है। तो चारों तरफ अगर इस रेखा को दर्शाएंगे तो क्या बनेगा? एक वर्त बनेगा। और वर्त भी कौन सा बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा वर्त बनेगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा वर्त बनाती है, इसलिए इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? भू यानी पृथ्वी, मध्य यानी बीच से मानी गई, पृथ्वी के बीचों बीच मानी गई, इसलिए इसे क्या बोल दिया जाता है? भूमध्य रेखा बोल दिया जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि हमारे ग्लोब पर अक्षांशों की स्थिति किस प्रकार से होती है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से मानी गई रेखाएं। ये हो गई आपकी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नीचे वाले हिस्से में देखते हैं, ये हो गई 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार से मानेंगे। नीचे वाले गोलार्ध में चलेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आते जाएंगे। ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले गोलार्ध में चलेंगे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री, चलते जाएंगे ऊपर तक। अब देखिए दोस्तों, ये जो अक्षांश रेखाएं होती है इनके बीच की दूरी की अगर बात करें, अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी प्रत्येक जगह पर क्या होती है दोस्तों? एक समान होती है। दूरी के आधार पर कहीं पर भी भेदभाव नहीं है इनके साथ। चाहे 0 से 1 के बीच में चेक करेंगे, चाहे 1 से 2 के बीच में, चाहे 10 से 11, चाहे 11 से 12, और दोनों गोलार्धों में समान दूरी के साथ मानी गई है। दोस्तों, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो प्रत्येक स्थान पर कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। फिर दोस्तों बात यह है कि दूरी का हमें पता चल गया कि 111 किलोमीटर होती है। इस दो अक्षांशों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? जोन या कटिबंध कहा जाता है। दोस्तों क्या बोलते हैं? जोन या कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? जोन या कटिबंध। अब अगर आगे वाला क्वेश्चन को घुमाना चाहे तो अगर पूछ सकता है कि एक जोन या कटिबंध की दूरी कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? 111 किलोमीटर। क्योंकि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी उसे हम क्या कहते हैं? जोन या कटिबंध कहते हैं। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर है।
तो एक जोन या कटिबंध की दूरी कितनी होगी दोस्तों? 111 किलोमीटर होती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि हमारे ग्लोब पर कुल अक्षांश कितने हैं। कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश। तो ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? अक्षांश का मतलब याद रखेंगे दोस्तों बिंदु होता है। रेखा में और अक्षांश में अंतर मिलेगा आपको। रेखा क्या होती है? रेखा तो वही मानी जाएगी जो चारों तरफ क्या लगाएगी? चक्कर लगाएगी। और अक्षांश रेखा एक पूर्ण वर्त का क्या करती है? निर्माण करती है। कौन से वर्त का निर्माण करती है? पूर्ण वर्त का निर्माण करती है। अब देखिए हम काउंट कर रहे हैं टोटल अक्षांश कितने। तो जैसे कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7, 8, 9, 10, इसी प्रकार से काउंट करते चले जाएंगे। लास्ट में जब ध्रुव आया पृथ्वी का ये वाला, तो यहाँ पे जो अक्षांश आया वो कितने डिग्री आया? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा आया? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है दोस्तों। तो उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो कितने हो गए? 90 हो गए। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें कि दक्षिणी में, अभी हमको ये पता है कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो ग्लोब को कितने समान भागों में बांटती है? 2 समान भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में अगर 90 अक्षांश है तो दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने अक्षांश मिलेंगे हमें? दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें तो यहां पर भी दोस्तों लास्ट जो ये वाला बिंदु आएगा ये भी कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? कुल अक्षांश कितने? तो 90 तो उत्तरी है दोस्तों हमारे पास, प्लस 90 दक्षिणी अक्षांश है, प्लस एक ये देखो बीच वाला प्रधान है, दोनों को अलग करता है। इसके साथ देखो दोनों के बीच में है, ना तो उत्तरी लगा सकते ना दक्षिणी, क्योंकि दोनों के बीच के अंदर आता है। इसलिए दोस्तों हमारे पास टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है। कुल अक्षांश रेखा। तो कुल अक्षांश रेखा की अगर बात करें तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो रेखा की याद रखेंगे दोस्तों, अक्षांश रेखा हमेशा पूर्ण वर्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पूर्ण वर्त का निर्माण करती है, पूरा वर्त बनाएगी। अब देखो जैसे 0 डिग्री है, चारों तरफ चक्कर लगा के आई तो क्या बन गया? वर्त बन गया। 1 डिग्री भी बनाएगी, इधर वाली 1 डिग्री भी बनाएगी, 2 भी बनाएगी, 3 भी बनाएगी। शॉर्ट का लेके चलते हैं कि लास्ट में ये वाली जो रेखा यहां पर, इसका नाम है 89 डिग्री। और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये वाली लेके चलते हैं, इसका नाम भी क्या है? 89 डिग्री है। ये 89 डिग्री दक्षिणी है और वो वाली 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो ये भी वर्त बना रही है। देखो चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो क्या बनेगा? वर्त बनेगा, सीधी सी बात है। लेकिन 89 के बाद जब हम ध्रुव पर पहुंचे 111 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, 111 क्यों? क्योंकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी बताई थी हमने? 111 किलोमीटर बताई थी। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी ये वाली पार करने के बाद जब यहां पर पहुंचे तो ये ध्रुव आ गया, बिंदु आ गया ऊपर वाला ऐसे। तो इसके चारों तरफ क्या है? रेखा नहीं बना सकते। तो ये दो केवल अक्षांश के अक्षांश रह जाएंगे, रेखा में काउंट नहीं करेंगे इनको। तो ऐसे दो मिलेंगे, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी, दो ध्रुव है पृथ्वी के। तो कुल अक्षांश रेखा पूछ रखी है, अक्षांश रेखा वही होगी जो पूर्ण वर्त का निर्माण करेगी। तो 89 तो इस साइड में है, 89 इस साइड में और एक बीच वाली 0 डिग्री। तो टोटल अक्षांश रेखाएं दोस्तों हमारे पास कितनी हो गई? 179 हो गई। 179 अक्षांश रेखा होती है। अब इसने पूछ लिया कि कुल अक्षांश वर्त कितने होते हैं? अक्षांश वर्त। तो अक्षांश वर्त की अगर बात करें तो दोस्तों अक्षांश वर्त कितने होते हैं टोटल, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर आपने देखा था कि प्रत्येक अक्षांश रेखा किसका निर्माण करेगी? एक पूर्ण वर्त का निर्माण करेगी। तो जितनी रेखाएं हैं उतने क्या बन जाएंगे? वर्त बन जाएंगे। तो 179 ही क्या होते हैं? आपके अक्षांश वर्त होते हैं। आइए दोस्तों आगे की चर्चा करते हैं। तो ग्लोब के बीचों बीच जो हमने अक्षांश मानी थी दोस्तों वो कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश, यानी इसे मैं लिख देता हूं भूमध्य रेखा।
ये आप समझ चुके होंगे, ये विषुवत रेखा है। अब देखिए दोस्तों, मुख्य रेखाएं कौन कौन सी मानी गई हैं ग्लोब के ऊपर। मुख्य रेखाओं की अगर बात करें तो दोस्तों एक यहां पर मानी गई है जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एक यहां पर मानी गई है मुख्य रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, ये वाली है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इनके भी अलग अलग नाम है। ये वाली जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, इसे बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोला जाता है इसे। उसके बाद दोस्तों ये वाली जो 23.5 वाली दक्षिणी है, इसे दोस्तों बोला जाता है मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोला जाता है इसे। मकर रेखा बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मुख्य रेखाएं क्यों मानी गई? क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें होती है वो 23.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाएंगी और 23.5 डिग्री से नीचे नहीं जाएंगी। ऐसा क्यों होता है कि देखो, कर्क रेखा पर आपका जिस दिन सूर्य सीधा चमकता है, तो आप उत्तरी गोलार्ध में तो 21 जून को सीधा चमकता है, तो वो आपका सबसे बड़ा दिन हो जाता है। इसका मतलब इसके ऊपर सूर्य की सीधी किरणें कभी भी नहीं जाती है। और जब मकर रेखा पर 22 दिसंबर को अभी सीधा चमकेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन हो जाएगा वो, क्योंकि उस दिन सूर्य आपसे सर्वाधिक दूरी पर रहता है, यहां पे रहता है। और जिस दिन आपका बड़ा दिन होता है उस दिन यहां पर रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों, 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, इसका मेल किससे है? अक्ष से है। तो अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। तो कभी भी सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री अक्षांश को पार नहीं कर पाएंगे। अगर पूछा जाए तिरछी किरणें कितने डिग्री तक जाती है, तो दोस्तों तिरछी किरणों की अगर बात करें तो तिरछी किरणें 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी तक जाती है। इसे बोला जाता है अंटार्कटिक वर्त और इसे बोला जाता है आर्कटिक वर्त। तिरछी किरणें यहां तक जाएंगी। यहां तक किस प्रकार की किरणें जा रही है? तिरछी किरणें। कितने डिग्री तक? 66.5 डिग्री। सीधी किरणें कहां तक जाएंगी? सीधी किरणें, तो सीधी किरणें कहां तक जाएंगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी कर्क रेखा तक। दक्षिणी गोलार्ध में भी यही है। तिरछी कहां तक जा रही है? तो तिरछी किरणें 66.5 डिग्री और सीधी किरणों की अगर बात करें तो सीधी किरणें 23.5। सीधी किरणें वहां तक जा रही है जितनी झुकी हुई है और तिरछी किरणें वहां तक जा रही है जितने डिग्री का कोण बनाती है। ये इसका कॉम्बिनेशन। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं कि ये कब कब चमकता है, वो तारीखें भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं अगले पेज पे। तो सूर्य की सीधी किरणें कब कब और कहां पड़ती है? ये देखिए दोस्तों, ये बीच में हमारे पास क्या है? सूर्य है। क्योंकि हमारी पृथ्वी है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं। परिक्रमण गति। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है, तो परिभ्रमण गति होती है और एक होती है परिक्रमण गति। तो जो परिक्रमा होती है वो हमेशा चारों तरफ लगाई जाती है। परिक्रमा आप देखो, मंदिर में जाते हैं, माथा टेका, धोक मारी, दीवाबाती करी और चारों मेर के लगाई, परिक्रमा लगाई, तो उसे बोलते हैं परिक्रमा। तो ये क्या है? परिक्रमण गति है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? कितना समय लेती है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का दोस्तों क्या लेती है? समय लेती है एक चक्कर पूरा करने में।
जिसे हम बोलते हैं 365 से 1/4 दिन, या 365 दिन लगभग 6 घंटे का समय, क्योंकि 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय। स्पीड क्या रहती है इस दौरान इसकी? चक्कर लगाते समय इसकी जो गति रहती है वो 1,07,280 किलोमीटर पर हॉर्स रहती है। 1,07,280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर चक्कर लगाती है? अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर चक्कर लगाती है। तो देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये यहां पर आपका बनेगा पश्चिम से पूर्व। ये हो गया दोस्तों पश्चिम, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में जिसे बोलते हैं। तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। अब देखो दोस्तों, ये जो परिक्रमण गति है इसकी वजह से परिणाम क्या निकलता, परिणाम भी हमें पता होना चाहिए। तो परिणाम अभी हमारे सामने आ जाएगा, हम ये डायग्राम बना चुके हैं। तो अब हमें वो 3 रेखाएं दर्शानी है। 3 रेखाएं कौन कौन सी दोस्तों? एक तो ये वाली जो सेंटर से बीचों बीच थी, एक उत्तरी गोलार्ध में थी और एक दक्षिणी गोलार्ध में थी। जो सेंटर वाली है उसका नाम क्या था? भूमध्य रेखा। और ये वाली थी, इसका नाम क्या था? कर्क रेखा। और ये वाली दक्षिणी गोलार्ध में थी, इसका नाम क्या था? मकर रेखा था दोस्तों। हर वाले चित्र में, डायग्राम में ये ऐसा ही करना आपको। ये भूमध्य रेखा बीचों बीच, दक्षिणी गोलार्ध में ये मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध में ये कर्क रेखा। ये तीनों यहां पे बनानी है हमें। सेंटर में भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। ये ऊपर वाले में बना देंगे। सेंटर वाले हिस्से में भूमध्य रेखा, साउथ वाले हिस्से में मकर रेखा और ऊपर वाले हिस्से में कर्क रेखा। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो डायग्राम है यहां पर आप देख रहे हैं कि सूर्य की सीधी किरणें कहां कहां जा रही हैं। वर्ष भर ऐसा ही होता है कुछ। अब देखो, इस वाले डायग्राम से लेके चलेंगे हम, यहां से इस वाले डायग्राम से लेके चलेंगे, क्योंकि आप उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में देखो कर्क रेखा, हालांकि यहां जाता तब आपको एकदम सीधा होता, लेकिन यहीं से समझने में आसानी होगी, वहीं पे समझने में दिक्कत आ जाएगी। तो 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कौन सी रेखा पर पड़ती हैं? तो 21 जून को दोस्तों सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ती हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती हैं। कौन सी रेखा पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। और कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है, एक तो आपका गर्म दिन रहता है, बहुत गर्मी रहती है गर्मियों के जून के महीने में, तो ये क्या हो जाएगा, जब यहां पे सीधी चमक रही है, सीधी आ रही है सूर्य की सीधी किरणें, तो ये दिन क्या हो जाएगा? बड़ा। लेकिन याद रखेंगे, दिन बड़ा है कौन से गोलार्ध का? उत्तरी गोलार्ध का। जिस गोलार्ध में सीधी किरणें पड़ेंगी उसी गोलार्ध का दिन बड़ा हो जाएगा और रात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। यहां पे रात क्या हो गई? छोटी हो गई। उसके बाद देखिए दोस्तों, पश्चिम से पूर्व जा रही है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें कौन सी रेखा पर जा रही है? भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा सेंटर से मानी गई, बीचों बीच। तो ना उत्तरी गोलार्ध के साथ भेदभाव, ना दक्षिणी गोलार्ध के साथ भेदभाव। तो यहां पर दिन रात क्या हो जाएंगे दोस्तों? बराबर। दिन रात की अवधि क्या रहेगी? बराबर। जैसे कि अगर कर्क रेखा पर, जब 23 सितंबर को कर्क रेखा पर दिन 11 घंटे 50 मिनट का है, तो मकर रेखा पर भी दिन 11 घंटे 50 मिनट का ही होगा। तो यहां पर दिन रात की अवधि क्या रहेगी दोस्तों? बराबर रहेगी। 23 सितंबर को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। और कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर है। तो ये मकर रेखा पर है, तो दोस्तों अब दक्षिणी गोलार्ध का क्या है? दिन बड़ा है और रात क्या है? छोटी है।
जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा था तो इनका दिन छोटा था। अब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का दिन बड़ा है, तो उत्तरी गोलार्ध का यानी आपका हमारा दिन क्या रहेगा, छोटा रहेगा 22 दिसंबर को। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को वापस आते समय एक बार फिर से सीधी किरणें कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। फिर से दोस्तों दिन रात क्या हो जाएंगे, बराबर। पृथ्वी अपने वास्तविक स्थान पे आ गई, ये समय पूरा हो गया। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो परिणाम क्या निकला, दिन रात छोटे बड़े हो गए, सामने आ गया परिणाम। तो परिणाम क्या निकलता है दोस्तों, दिन रात छोटे बड़े होते हैं, दिन रात छोटे बड़े होते हैं। एक परिणाम और निकलेगा दोस्तों, दूसरा परिणाम क्या निकलेगा वो भी देख लेते हैं अभी। तो दूसरा परिणाम क्या रहता है इस दौरान, ऋतुओं का निर्माण होता है। दूसरा परिणाम क्या निकलेगा, ऋतुओं का निर्माण होगा, ऋतुओं का निर्माण होता है। अब ऋतु में देखिए दोस्तों, जैसे ही मार्च के बाद गर्मी आएंगी, तो ये वाली जो इस हिस्से में आ गई, ये कौन सी ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु हो गई। जून के बाद देखो कड़ाके की धूप पड़ती है, मानसून आता, मानसूनी हवाएं आपकी ओर आती हैं भारत की तरफ, हिंद महासागर से। तो वो कौन सी ऋतु आ जाएगी दोस्तों, वर्षा ऋतु आ जाएगी। जैसे ही सितंबर के महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन हो जाता है, वही मानसूनी हवाएं वापस हिंद महासागर की ओर लौटने लग जाती हैं। तो यहां पर आपके आ जाएगी दोस्तों शरद ऋतु। कौन सी ऋतु आ गई, शरद ऋतु आ गई। 22 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो उसे हम बोलेंगे शीत ऋतु। क्या बोलेंगे दोस्तों, शीत ऋतु बोलेंगे। तो ऋतुओं का निर्माण और दिन रात छोटे बड़े पृथ्वी की कौन सी गति के कारण हुए, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण हुए। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों आगे की चर्चा करते हैं कि ये 3 रेखाएं कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती हैं। तो आइए दोस्तों महाद्वीपों की अगर बात करें तो कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। तो देखिए दोस्तों मैं आसानी से समझा देता हूं, जैसे यहां पे मैं बना देता हूं ये वाला उत्तरी अमेरिका, इसके यहां पे आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। ये वाला यहां पे तो यूरोप है, कौन सी रेखा नहीं जाएगी इसी से। फिर यहां पर जो हमारा महाद्वीप आता है ये वाला इस प्रकार से, इसका नाम है अफ्रीका, जिससे तीनों रेखाएं निकलेंगी। और फिर ये वाला यहां से हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, यहां से एशिया। और फिर ये है कंगारुओं का महाद्वीप, जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। और एक दक्षिणी ध्रुव पे रह गया अंटार्कटिका। तो यहां की अगर बात करें तो दोस्तों देखो रेखाएं किस प्रकार से गुजरती है, मैं वो आपको दर्शा देता हूं। ये तो हो गई दोस्तों आपकी कर्क रेखा। उसके बाद दोस्तों ये वाली हो गई आपकी भूमध्य रेखा। और दोस्तों ये वाली अपनी हो गई मकर रेखा। तो अभी देखो दिखने में आसान नहीं है, सीधा सीधा नजर आ रहा है कि कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से जा रही है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा देखो यहां से दक्षिणी अमेरिका से, यहां से अफ्रीका से, फिर एशिया के मुख्य भाग से नहीं गुजरती है, लेकिन एशिया से गुजरती है रेखा। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश आता है यहां पर, जिसका नाम है मालदीव। और विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश यहां पे है, जिसका नाम है इंडोनेशिया। ये तो आपको पता होगा कि ये दोनों देश कौन से महाद्वीप के हैं, एशिया महाद्वीप के। तो ये भी 3 महाद्वीपों से हो गई, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। आती है 3 नंबर वाली मकर रेखा। तो मकर रेखा देखिए दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और
ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। तो ये भी 3 महाद्वीपों से। तो तीनों रेखाएं दोस्तों कितने कितने महाद्वीपों से गुजरती हैं? 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। उसके बाद अगर बात करें तो अपनी भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के 2 देशों से। हालांकि कर्क रेखा 8 देशों से जाती है। और मकर रेखा की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, एकमात्र महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम चलते हैं देशांतर की ओर। तो आगे हम अक्षांश पढ़ने के बाद हम कहां जा रहे हैं? देशांतर की ओर जा रहे हैं। तो देशांतर रेखाएं कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर मानी जाती, ये तो आपको पता हो चल ही गया होगा, क्योंकि ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं थी वो कौन सी थी? अक्षांश रेखाएं थी। जो बीचों बीच मानी गई थी वो कौन सी थी? 0 डिग्री अक्षांश थी, जिसका दूसरा नाम हमने भूमध्य रेखा रखा था और तीसरा विषुवृत्त रेखा रखा था। एक ये वाली थी हमारे पास जिसका नाम हमने कर्क रेखा रखा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश थी ये वाली, जिसका नाम हमने मकर रेखा रखा था। अब हमें पढ़ना है देशांतर। तो देशांतर रेखाएं हमारे किस काम आती, ये तो हमें पता ही है कि देशांतर रेखाओं के आधार पर समय व दिनांक निर्धारित किए जाते हैं। समय व दिनांक जो निर्धारित होता है वो कौन सी रेखाओं के आधार पे होता है? देशांतरों के आधार पर होता है। आइए दोस्तों देशांतरों की बात करते हैं। तो ग्लोब पर मानी जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर मानी जाएंगी उन्हें क्या बोलेंगे? देशांतर। जैसे ये ग्लोब के बीचों बीच है, इसको नाम दे दिया हमने 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर भी वही काम करेगी जो 0 डिग्री अक्षांश ने किया था। 0 डिग्री अक्षांश ने ग्लोब को 2 भागों में बांटा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी। ये भी 2 भागों में बांटेगी, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर बोलेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके 3 नाम थे तो इसके भी 3 ही नाम होने चाहिए। 3 नाम कौन कौन से होने चाहिए? देखिए दोस्तों, इसका दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका भी आधार था कि भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, विषुवृत्त रेखा क्यों कहते हैं। तो इसका भी दोस्तों आधार मिलेगा। यहां पे देखिए दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और लंदन के पास एक नगर बना हुआ जिसका नाम है ग्रीनविच नगर। और ग्रीनविच नगर में इस रेखा का मुख्यालय बना हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमें देखना है कि हमारे पास कुल देशांतर कितने। पहले देशांतरों की स्थिति देख लेते हैं। तो देशांतर रेखाएं किस प्रकार से मानी गई हैं ग्लोब पर? इस प्रकार से मानी गई है। इस प्रकार से मानी गई। तो देखो, देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो असमान दिखाई दे रही है आपको। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या नहीं होती है? समान नहीं होती है, असमान होती है। कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। लेकिन जो हमारी अक्षांश रेखाएं थी उनके बीच की दूरी क्या थी दोस्तों? समान थी। लेकिन इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों? असमान है। इनके बीच की दूरी जो ज्यादा से ज्यादा मिलेगी वो आपको देखो बीच वाले हिस्से में मिलेगी, जहां से पृथ्वी सर्वाधिक चौड़ी है। भूमध्य रेखा के आसपास इनकी दूरी सर्वाधिक मिलेगी। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की अगर दोस्तों बात करें, बीच की दूरी क्या होती है? असमान होती है, यानी प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती है। देखो, भूमध्य रेखा के आसपास तो आपको किस प्रकार की दिखाई दे रही है? सर्वाधिक दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो ये रेखाएं आगे जाकर आपस में मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर मिल रही हैं और यहां पर मिल रही हैं।
तो भूमध्य रेखा के समीप सर्वाधिक, भूमध्य रेखा के समीप सर्वाधिक होती है, समीप सर्वाधिक, और सर्वाधिक कितनी होती है? 111.33 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.33 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर आपस में मिलने के कारण, तो ध्रुवों पर आपस में मिलने के कारण ध्रुवों पर इनकी मध्य दूरी कितनी हो जाती है दोस्तों? 0 किलोमीटर आपस में मिल जाती है, शून्य हो जाती है। अब एक और समानता थी, ये अक्षांशों की समानता की अगर बात करें तो अक्षांश रेखाएं देखो उनके बीच की दूरी क्या थी? समान थी, और इनके बीच की दूरी असमान है। अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते थे? जोन या कटिबंध। और देशांतरों के बीच की दूरी को, देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे कहा जाता है। तो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? गोरे। भूमध्य रेखा के समीप इनकी दूरी कितनी होती है? सर्वाधिक 111.33 किलोमीटर, और ध्रुवों पर आपस में मिलने के कारण ये दूरी कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। फिर अगली समानता की अगर बात करें तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं पूर्ण वर्त का निर्माण कर रही थी और ये अर्धवर्त बनाती है। देशांतर रेखाएं कौन सा वर्त बनाएंगे दोस्तों? अर्धवर्त का क्या करती हैं? निर्माण करती है। कौन सा वर्त बनाती हैं? अर्धवर्त बनाती हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमें देखना है कि हमारे पास कुल देशांतर कितने, कुल देशांतर कितने हैं। तो कुल देशांतर देखिए दोस्तों, अगर पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो पूर्वी देशांतर में कितने आएंगे? 179, और इसके समान ही आ जाएंगे पश्चिमी देशांतर में। ये वाला जो हिस्सा है यहां तक, इसके इस साइड में ये वाला क्या है? पूर्वी, और ये वाला क्या? पश्चिमी है। तो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कितनी? 179। पूर्वी देशांतर रेखाएं भी कितनी? 179। और एक हमारे पास क्या हो गई? 0 डिग्री, और एक पीछे वाले हिस्से में हो गई 180 डिग्री, क्योंकि 179 दोनों मिलेंगे तो किस पे मिलेंगे? 180 डिग्री पर मिलेंगे। तो एक 180 डिग्री और एक 0 डिग्री। तो दोस्तों 2 और प्लस कर देंगे तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई? 360 हो गई। देशांतर रेखाएं कौन सा वर्त बनाएंगी? अर्धवर्त का निर्माण करती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले पेज के ऊपर हम फिर से देखेंगे कि ग्रीनविच रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। तो ये थी हमारी ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर, और ये इस प्रकार से थी हमारी यहां से 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं थी उनके बीच की दूरी हमने देखी थी कि प्रत्येक जगह पर क्या थी? समान थी। लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी क्या है? समान नहीं है। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से मानेंगे। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसका एक और नाम है दोस्तों, इसका तीसरा नाम है विश्व समय मानक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? विश्व समय मानक रेखा बोलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, विश्व समय मानक रेखा की अगर बात की जाए तो क्यों कहते हैं विश्व समय मानक रेखा? विश्व के सभी देशों का समय इसी रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, 0 डिग्री देशांतर के आधार, जिसका मुख्यालय ग्रीनविच नगर में बना हुआ है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों रेखाएं, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा, दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रही हैं, और काट रही हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको बता देता हूं। ये वाला महाद्वीप है, यहां पर कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप के पास ये वाली जो खाड़ी है दोस्तों, इसका नाम है गिन्नी की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? गिन्नी की खाड़ी।
तो भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा एक दूसरी को कहां पर काटती हैं? तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरी को एंटलार्टिक महासागर की, यहां पर जो महासागर है वो कौन सा है? एंटलार्टिक महासागर है। कौन सा है? एंटलार्टिक महासागर की गिन्नी की खाड़ी में काटती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पीछे वाले हिस्से में जो रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसे कहा जाता है। यह है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे हुई। तो यहां पर देखिए दोस्तों, 1 डिग्री को पार करने में, 1 डिग्री को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितनी मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, टोटल देशांतर कितने? 360। तो 180 को लेके चलते, 180 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितने मिनट लग जाएंगे? 720 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, 360 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य के प्रकाश को कितनी मिनट लग जाएंगे? 1440 मिनट लग जाएंगे। 1440 मिनट की घंटे बनाएंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब देखो, संपूर्ण पृथ्वी पर एक साथ दिन भी नहीं हो सकता और रात भी नहीं हो सकती। जो हिस्सा घूमते समय सूर्य के सामने रहेगा पृथ्वी का, वहां पर दिन, और उसके विपरीत वाले यानी अपोजिट वाले दिशा में उसका क्या हो जाएगी? वहां पे रात रहेगी। तो संपूर्ण पृथ्वी पर एक साथ दिन नहीं हो सकता। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं दोस्तों? 180 डिग्री देशांतर रेखा जो प्रशांत महासागर से गुजरती है। कौन से महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर में देखो, एशिया महाद्वीप के अगर इस साइड में देखेंगे पूर्वी दिशा में, तो एक द्वीपों का देश बोला जाता है। द्वीपों का देश है दोस्तों जापान। कौन सा है? जापान, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्वीपों का देश। अब सबसे पहले सूर्य उदय यहीं पर होता है, तो सूर्य उदय का देश भी किसे कहा जाता है? सूर्य उदय का देश, सूर्योदय बोलते हैं जिसे, सूर्योदय का देश। अब ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा के पास। तो सबसे पहले इस वाले हिस्से में क्या हुआ है? दिन हुआ है। तो ये वाला हिस्सा क्या रहेगा दोस्तों? एक दिन आगे रहेगा। जैसे कि आज का वार क्या है? आज के वार की अगर बात करें तो आज का दोस्तों है मंगलवार। अब मंगलवार के सुबह मान लीजिए यहां पे सूर्य उदय हुआ था मॉर्निंग में 7 बजे, और इस वाले हिस्से में टोटल देशांतर 360 है, तो 180 तो इसको देने पड़ेंगे आपको। तो 180 को पार करते करते कितनी मिनट लग गई दोस्तों? 720 मिनट। यहां पर आएगा तो आपका सूर्य अस्त हो जाएगा। और ये जो 0 डिग्री देशांतर, ये कौन से देश से निकलती है? ब्रिटेन से निकलती है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन को क्या कहते हैं? सूर्यास्त का देश कहते हैं, सूर्यास्त। यानी सूर्य अस्त कहां पे होता है? ब्रिटेन में होता है। आपका मंगलवार की रात हो चुकी है। अब इन बेचारों का मंगलवार हुआ, इस साइड वालों का, इसलिए आपके समय से पहले किसका निशान है? प्लस का निशान है। अब उनका मंगलवार हुआ, आपकी मंगलवार की नाइट होगी। जब तक इनका मंगलवार जाएगा, इस साइड वालों का, अमेरिका वालों का, तो इनका मंगलवार जाएगा तो आपका तो क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा, अगला दिन हो जाएगा। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा के इस वाले हिस्से में यानी पूर्वी देशांतर वाले भाग में जाने से एक दिन हमेशा आगे रहेगा, और इस वाले हिस्से में जाने से एक दिन हमेशा पीछे रहेगा। किसी भी देश का अगर समय चेक करना चाहें तो 0 डिग्री देशांतर से इस साइड वाले जितने भी देश हैं उनके समय से पहले किसका निशान मिलेगा? माइनस का। इस साइड में जितने भी देश हैं उनके समय से पहले किसका निशान मिलेगा? आपको प्लस का निशान मिलेगा। अब आगे है, तो दोस्तों ये था हमारा पहला टॉपिक। अगली क्लास में हम देख लेंगे भारत का स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अच्छा, जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।